पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमें। अच्छी आदतें इंसान को किसी भी क्षेत्र में तरक्की दिला सकती है, वहीं बुरी आदतें एक राजा को रंक भी बना सकती है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ चार्ल्स डहिक द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ हैबिट के बारे में। हैबिट फॉर्मेशन के विषय में लिखी गई ये शायद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक है। एक स्टार एम्प्लॉय, एक प्रेरणादायक लीडर या फिर संवेदनशील माँ बाप, इन सब के पीछे छुपी होती है कुछ प्रभावशाली आदतें। इस बुक से मिली सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहली सीख जो इस किताब से मिली वो है द हैबिट फॉर्मेशन लूप। और हैबिट फॉर्मेशन का लूप बनता है क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड से। ह्यूमन ब्रेन हमेशा एनर्जी कंजर्व करने की कोशिश करता है और इसी कोशिश के चलते ह्यूमन ब्रेन आदतें बनाता है, यानी कि बार बार किए गए कार्यों को ऑटोमेट करने की कोशिश करता है जिससे एनर्जी कंजर्व होती है। दोस्तों, आपको ये जान के शायद आश्चर्य होगा कि लगभग 40% ऑफ डेली टास्क जो हम करते हैं वो ऑटोमेटेड होते हैं, यानी कि हमारे बिना सोचे समझे बिना किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं ऑटोमेशन के इस प्रोसेस से एनर्जी कैसे कंजर्व होती है। इसका एक सिंपल उदाहरण है, हर बार जब आप गैराज से गाड़ी निकालते हैं तो आप बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। एक हाथ से आप सीट बेल्ट पहनते हैं, दूसरे हाथ से गियर चेंज करते हैं, आपके दोनों पैर क्लच और एक्सेलरेटर का तालमेल बिठाते हैं। यही और बहुत सारे काम हम ऑटोमेटेड प्रोसेस से करते हैं, यानी कि बिना एक्चुअली सोचे समझे। अब याद कीजिए उस दिन को जब आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा था। इनमें से हर एक टास्क को आपने बहुत फोकस करके सीखा था। गियर कैसे चेंज करना है, क्लच कैसे प्रेस करना है, इन सारी चीज़ों को फोकस किया, प्रैक्टिस किया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके ब्रेन ने इस पूरी स्किल को ऑटोमेट किया। और शायद यही रीज़न है आज जब आप ऑफिस से घर जाते हैं या घर से ऑफिस अपनी गाड़ी में जाते हैं, इन सारे काम को आप ऑटोमेटेड तरीके से कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपना फेवरेट पॉडकास्ट भी सुन पाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट सीख जो इस किताब से मिलती है वो है हैबिट फॉर्मेशन लूप ऑफ क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के सबसे बीच में है क्रेविंग। क्रेविंग यानी कि लालसा इस हैबिट लूप को ड्राइव करती है। आइए इसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। MIT में रिसर्चर्स ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक चूहे के ब्रेन में उसकी ब्रेन एक्टिविटी स्टडी करने के लिए एक यंत्र लगा दिया और उसके बाद चूहे को टी शेप मेज में छोड़ दिया। इस टी शेप मेज के एंड में एक रिवॉर्ड यानी कि चॉकलेट रखी गई और चूहे और चॉकलेट के बीच में एक बैरियर रखा गया। अब हर बार जब एक क्लिक का साउंड प्ले होता था, बैरियर हटाया जाता था। हर बार बैरियर हटाने पे चूहा ट्रायल एंड एरर से चॉकलेट को ढूंढ लेता था। शुरू में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इस ट्रायल एंड एरर में चूहे को चॉकलेट ढूंढने में टाइम लगता था, लेकिन कुछ समय बाद इस प्रयोग को बार बार रिपीट करने पे साइंटिस्ट ने पाया कि जैसे ही क्लिक का साउंड होता था, चूहा दौड़ के सीधा चॉकलेट तक पहुंच जाता था। इस प्रयोग से साइंटिस्ट को यह भी पता चला कि मैक्सिमम ब्रेन एक्टिविटी चूहे के ब्रेन में तब होती थी जब क्लिक का साउंड होता था। क्लिक के साउंड से चूहे के ब्रेन में क्रेविंग डेवलप होती थी और वही क्रेविंग हैबिट लूप ऑफ क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड को ऑटोमेट करती थी। तो ये है इस बुक की लर्निंग नंबर 2, विच इज क्रेविंग इज एट द सेंटर ऑफ द हैबिट लूप ऑफ क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जितना डिफिकल्ट अच्छी आदतें बनाना है, शायद उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट बुरी आदतें छोड़ना है। इस पे ऑथर कहते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना या आदतों को कंप्लीटली चेंज करना शायद नामुमकिन है। और इसका रीज़न ये है कि एक बार न्यूरोलॉजिकल लूप ऑफ क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड बन जाता है, उसको ब्रेन से कंप्लीटली इरेज कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बुरी आदतों को कैसे बदला जाए। इस पे ऑथर ने एक 3 स्टेप प्रोसेस बताया है। पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ क्यू, यानी कि जिस क्यू से एक रूटीन ट्रिगर होता है उस क्यू को आइडेंटिफाई करके उसे आइसोलेट करना। अब क्यू ऑथर के हिसाब से 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है स्थान या लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, डेली ऑफिस एंटर करते ही आप काम के बारे में सोचने लगते हैं, यानी काम के लिए ऑफिस आपका एक क्यू है। दूसरा क्यू है समय। समय एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यू है। जय शेट्टी ने अपनी बुक थिंक लाइक अ मॉन्क में लिखा है, लोकेशन हैज एनर्जी एंड टाइम हैज मेमोरी। और टाइम के क्यू होने का एक सिंपल उदाहरण हो सकता है आपकी रोज की मॉर्निंग कॉफी। तीसरे टाइप का क्यू है इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, हर बार जब आप बोर होते हैं आप कॉफी या चाय की तरफ दौड़ पड़ते हैं। चौथा क्यू है सोशल सराउंडिंग्स। संगति का हम पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसका एक सिंपल उदाहरण है,
जैसे ही आप ऑफिस में जाते हैं और अपने उस पर्टिकुलर दोस्त से मिलते हैं, गॉसिप अपने आप शुरू हो जाती है। 5वां क्यू है प्रिसीडिंग एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज सुबह उठने के तुरंत बाद आप ब्रश करते हैं। ब्रश करना आपका डेली रूटीन है और उसका जस्ट प्रिसीडिंग एक्शन है रोज सुबह उठना। हैबिट चेंज करने के लिए दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवॉर्ड। एक सिमिलर रूटीन अलग अलग लोगों को अलग अलग रिवॉर्ड दे सकता है। इसे सिगरेट स्मोकिंग के सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं कूल दिखने के लिए, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं सोशलाइज करने के लिए, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं काम से बचने के लिए और कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं मेंटल अलर्टनेस के लिए। अब यहाँ पे रूटीन सेम है लेकिन रिवॉर्ड अलग अलग है। सो दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवॉर्ड। तो क्यू को आइसोलेट करके और रिवॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद तीसरा और फाइनल स्टेप है रूटीन को चेंज करना। इस पूरे प्रोसेस को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर ने खुद का एग्जाम्पल दिया है। चार्ल्स को रोज दोपहर को एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में कुकीज खाने की आदत पड़ गई थी, जिससे उनका वजन काफी बढ़ रहा था और कुकीज खाते टाइम कैफेटेरिया में मौजूद लोगों के साथ चार्ल्स सोशलाइज किया करते थे। अब ऑथर ने बहुत सारे ट्रायल और मेथड से कुकीज को दूसरे हेल्थियर ऑप्शन से रिप्लेस करने की कोशिश की, जैसे एप्पल या फिर ब्लैक कॉफी, लेकिन इससे बात नहीं बनी। बहुत सारे ट्रायल और एरर के बाद ऑथर को समझ आया कि जिस रिवॉर्ड को वो रोज दोपहर को एंटिसिपेट करते हैं या क्रेव करते हैं, वो कोई शुगरी ट्रीट नहीं बल्कि सोशलाइज करने का मौका है। तो इस रूटीन को चेंज करने के लिए अब ऑथर सिंपली दोपहर को एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने किसी फ्रेंड की डेस्क पे जाते हैं, कुछ समय बातचीत करते हैं, सोशलाइज करते हैं और वापस अपने काम के लिए लौट आते हैं। इसका मतलब है क्यू और रिवॉर्ड को सेम रखा, यानी कि दोपहर का समय और सोशलाइजेशन, लेकिन कुकी खाने के रूटीन को रिप्लेस किया। दोस्तों, ऊपर दिए गए हैबिट चेंज के प्रोसेस में एक की इंग्रेडिएंट मिसिंग है और वो इंग्रेडिएंट है विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति। हम सब कम से कम ऐसे एक ना एक इंसान को जानते हैं जिसने डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करने का प्रण लिया, लेकिन एक सप्ताह या 15 दिन के बाद गिव अप कर दिया। और इसी के साथ साथ हम ऐसी कई फेमस पर्सनालिटीज को भी जानते हैं जिन्होंने अपने विल पावर से या इच्छा शक्ति से बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का विल पावर कम होता है, वहीं कुछ लोग असाधारण काम कर जाते हैं? विल पावर के सब्जेक्ट पे बहुत सारे रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया है कि विल पावर भी एक मसल की तरह होती है, यानी कि जितना ज्यादा विल पावर को एक्सरसाइज किया जाए उतनी ही वो मजबूत होती है। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट मतलब ये भी है कि मसल्स की तरह ही इच्छा शक्ति भी अत्यधिक उपयोग पे कमजोर पड़ जाती है, और इसे एक्सप्लेन किया है एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से। इस पूरे विषय को 2 ग्रुप्स के साथ किए गए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझा जा सकता है। इन दोनों ग्रुप्स के सदस्यों को अपने सामने रखी एक हॉट प्लेट ऑफ कुकीज को 5 मिनट तक रेजिस्ट करना था। एक्सपेरिमेंट दोनों के लिए हर तरीके से समान था, लेकिन जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो दोनों ग्रुप के लिए बिल्कुल विपरीत थे। ग्रुप ए को सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ही विनम्र तरीके से समझाए गए थे। कोई सवाल या प्रश्न के लिए उन्हें प्रेरित किया गया था और उसका जवाब भी दिया गया था। वहीं ग्रुप बी को टू द पॉइंट और कर्ट इंस्ट्रक्शंस मिले थे और कोई सवाल या सुझाव न माना गया था न पूछा गया था। एक्सपेरिमेंट के नतीजे हालांकि दोनों के लिए सिमिलर थे। दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स 5 मिनट तक हॉट प्लेट ऑफ कुकीज को रेजिस्ट कर पाए। इसके बाद इन दोनों ग्रुप्स के साथ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट का दूसरा चरण किया और इसमें दोनों ग्रुप्स के सदस्यों को कंप्यूटर स्क्रीन्स को देखना था और कंप्यूटर स्क्रीन में रैंडम नंबर फ्लैश होते थे। हर बार जब स्क्रीन में 4 के बाद 6 नंबर फ्लैश होता था, सदस्यों को स्पेस बार हिट करना था। जहां ग्रुप ए के सदस्य इस सिंपल एक्सपेरिमेंट पे बहुत आसानी से फोकस कर पाए, वहीं ग्रुप बी के मेंबर्स इस सिंपल एक्सपेरिमेंट पे फोकस नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही नाखुश और चिड़चिड़े हो चुके थे। ग्रुप बी के कई सदस्यों ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बेकार और निरर्थक बताया। एक्सपर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया कि ग्रुप बी के मेंबर्स ने अपने विल पावर को एक्सपेरिमेंट के फेज 1 में ही खर्च कर दिया था और फेज 2 में फोकस करने के लिए उनके पास विल पावर या इच्छा शक्ति नहीं बची थी। विल पावर के बारे में समझने के बाद अब आते हैं इस बुक की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग पे, जो कि है कीस्टोन हैबिट। एक कीस्टोन हैबिट को आइडेंटिफाई करके चेंज करने से जीवन में बहुत सारे सकारात्मक चेंज आ सकते हैं, जिसे स्नोबॉल इफेक्ट या रिपल इफेक्ट भी कहा गया है। ऑथर ने कीस्टोन हैबिट के आइडेंटिफिकेशन का एग्जाम्पल लीजा द्वारा दिया गया है। कीस्टोन हैबिट का इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल लीजा के एग्जाम्पल से समझते हैं। लीजा अपने जीवन में एक बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही थी। उनके हस्बैंड ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था।
बुरे वक्त के साथ लीजा की कुछ बुरी आदतें और भी ज्यादा बढ़ गई, जैसे लीजा अल्कोहल और सिगरेट्स पे डिपेंडेंट हो गई और इसी के साथ साथ लीजा और भी ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अपने डिप्रेशन, अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग की हैबिट से लीजा छुटकारा पाना चाहती थी और अपने लिए एक बेहतर जीवन चाहती थी। इस नेगेटिव डाउनवर्ड स्पाइरल से निकलने के लिए लीजा ने शुरुआत की सिर्फ अपनी एक आदत को बदलने से, और वो थी सिगरेट स्मोकिंग की। अब हर बार जब लीजा को सिगरेट स्मोकिंग की क्रेविंग होती थी, लीजा अपने शूज पहन के दौड़ने या रनिंग करने चली जाती थी। सो लीजा की कीस्टोन हैबिट थी सिगरेट स्मोकिंग, और सिगरेट स्मोकिंग को लीजा ने रिप्लेस किया रनिंग के साथ। कुछ ही समय बाद इस पॉजिटिव हैबिट चेंज के रिजल्ट लीजा के सामने आने लगे। वो ज्यादा स्वस्थ और खुश रहने लगी और लीजा ने अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पाया। बहुत ही जल्द लीजा को एक स्टेबल जॉब मिली और उन्होंने शादी भी करी। लीजा का ये हैबिट पैटर्न चेंज साइंटिस्ट के लिए एक गहन अध्ययन का विषय है और हमारे लिए अत्यधिक प्रेरणादायक। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। टिल वी मीट नेक्स्ट, स्टे ट्यून टू लाइफ सिंप्लीफाइड।